नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोटा एजुकेशन हब में। मेरा नाम है कविराज। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हमारे YouTube चैनल पर जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं उनका डिटेल में सॉल्यूशन करवाते हैं। हिंदी सब्जेक्ट के जितने भी पेपर्स हैं, ठीक है। तो आज हम जो भी UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ था अभी दिसंबर में, उसका एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है और फाइनल आंसर की भी आ चुकी है। और हम हाजिर हो चुके हैं सबसे शानदार तरीके से, सटीक तरीके से उसका सॉल्यूशन करवाने के लिए। जैसा कि आप सबको पता होगा ही सही कि हिंदी की जो इस बार कट ऑफ गई है वो लगभग OBC में देखा जाए तो मतलब 50% से भी कम गई है, वो 50 से भी कम गई है। और JRF के लिए लगभग कितनी परसेंट गई है, मतलब 72 क्वेश्चन पे तो आपका नेट हो रहा था OBC में और लगभग 85 क्वेश्चन पे आपका JRF हो रहा था, ठीक है ना। ये 85% पे आपका JRF हो रहा था। इस टाइप की कुछ कट ऑफ गई थी इसमें, और जनरल की भी कमी गई है, कोई ज़्यादा खास नहीं गई इस बार, क्योंकि जो पेपर का लेवल था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। पिछली बार की तुलना में 1 नंबर आगे ही था देखा जाए ना अगर तो। इस बार जो पेपर देने के बच्चों की संख्या थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। उसमें नेट क्वालिफाई होना 100% ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है ना। तो लोग उसको देने के लिए फॉर्म भरा था। पर ठीक है, जिनका हो गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो, है ना। कमेंट जरूर करना, और जिनका नहीं हुआ उनकी क्या कमी रह गई है मुझे कमेंट जरूर करना। हम कोशिश करेंगे कि साथ में मिलकर उसको सोल्व कर सके। जो ये पेपर है ना, इसका डिटेल में सॉल्यूशन के साथ ये PDF आपको जो हमारा YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है KEH हिंदी के नाम से, ठीक है ना। यहाँ हम डेली लाइव क्लासेस देते हैं, ठीक है। इसमें हम काव्य शास्त्र पढ़ाते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाते हैं, UGC नेट से संबंधित और भी चीज़ें पढ़ाते हैं, और सभी प्रकार के हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी एग्जाम है सबकी प्रिपरेशन डिटेल में करवाते हैं, ठीक है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी डाउट हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ये PDF आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है अपना, UGC नेट हिंदी साहित्य का 2023 का जो पेपर, उसका पहला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है कि आधे अधूरे नाटक के संबंध में सत्य कथन बताना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, पहले ध्यान से पढ़ो प्रश्न को, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ो। पहला ऑप्शन क्या है कि यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना की कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। बिल्कुल सही कथन है, कोई डाउट नहीं है। तो एक को होल्ड करो अभी। श्री ओम शिवपुरी को यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। बिल्कुल सही कथन है, बिल्कुल। ये भी उसकी भूमिका में हम देख पाते हैं। बी भी सही कथन है। इसके पात्र स्थितियां एवं मनव स्थितियां यथार्थपरक तथा विश्वसनीय नहीं लगती है। अब देखो, अब ये चीज तो ये बताओ, कोई अगर नाटक है, आधे अधूरे जैसा नाटक है, 1969 में लिखा गया है मोहन राकेश का, तो ये कैसे हो सकता है कि आज की परिस्थितियों में या फिर यथार्थपरक तथा विश्वसनीय नहीं लगती है? ऐसा नाटक आपके सिलेबस में रखा जाएगा क्या? नहीं रखा जाएगा ना। तो नहीं लगती है बोल के खुद ने गलत साबित कर दिया, मतलब लगती है तो नहीं लगती है, क्योंकि सी तो गलत हो गया। तो सी गलत हो गया तो ये ऑप्शन भी हटा दो, सी के लिए ये ऑप्शन भी हटा दो, ठीक है। डी ऑप्शन है कि आधे अधूरे आज के समाज में गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। कॉमन सेंस वाला उत्तर है, बिल्कुल। आज के जीवन में भी इसका जो अस्तित्व है वो निकल कर बाहर आता है। आज भी आधे अधूरे जीवन नाटक में जिस प्रकार की व्यवस्था है वो आज के जीवन में भी देखने को मिलती है। तो A B D तो सही हो ही गया। ई वाला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ई ऑप्शन क्या कहता है कि इस नाटक की भाषा में वो सामर्थ्य नहीं है जो समकालीन जीवन के तनाव को जकड़ सके, पकड़ सके। कैसा नहीं है, ये भी गलत हो गया, बिल्कुल। इसमें जो भी आज के टाइम पे जैसी भाषा इस्तेमाल की जाती एक प्रकार से, यानी कि मॉडर्न हिंदी का ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो एक नाटक था मोहन राकेश का। तो ई भी गलत हो गया। इस कारण इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे सी गलत और ई गलत, तो सी के लिए एक ये ऑप्शन गलत, एक ये गलत और एक ये गलत, A B D है ना। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 51 का सही उत्तर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 2 कथन दिए हुए हैं यहाँ पे कि गोदान के अनुसार बेलारी और सेमरी गांव के केवल 5 मील का अंतर था। पहला ऑप्शन सही है, बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है। जब गोदान उपन्यास शुरू होता है तो वहाँ स्टार्टिंग में ही कुछ टाइम बाद पता चल जाता है कि हाँ बेलारी और सेमरी 2 गांव हैं जिनके बीच में अंतर 5 मील का है। ये पहला ऑप्शन कथन सही है। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं है, कोलू है, कोलू है ना। ये गोदान उपन्यास में ओंकारनाथ का कथन है। ओंकारनाथ बिजली के संपादक होते हैं, ठीक है ना। इसमें एक पात्र है गोदान में,
परंतु जो ये कथन है ना ये ओंकारनाथ का नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। यानी कि ए सही और आर गलत हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो तीसरा वाला है ना, क्योंकि ए सही आर गलत है। क्योंकि जो ये कथन है ये मालती का कथन है। किसका कथन है ये? मालती का कथन है। याद रखिएगा, वह ज्ञान जो मानवता को पीछ डाले ज्ञान नहीं कोल्हू है। ठीक है, 1936 में लिखा गया उपन्यास है ये। किसका है? प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, अंतिम पूर्ण उपन्यास। 53वां प्रश्न देखिए। 53वां प्रश्न क्या कहता है कि साधारणीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ठीक है, साधारणीकरण के संबंध में तो पहला ऑप्शन है कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं कि काव्य नाटक गत विभाव आदि तीनों का व्यापार असाधारण रूप ग्रहण कर लेता है और समस्त घटना चक्र विशिष्ट व्यक्तित्व से युक्त हो जाती है ना। आशा करता हूँ आपको पीडीएफ स्पष्ट तरीके से दिख रही होगी। नहीं दिख रही हो तो मैं और जूम कर लेता हूँ, और आप भी अपना जो यूट्यूब चैनल पे थोड़ा सा उसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि और क्लियर दिख सके। पहला ऑप्शन है कि साधारणीकरण के संबंध में विश्वनाथ का मत है कि काव्य नाटक गत विभाव आदि तीनों का व्यापार असाधारण रूप ग्रहण कर लेता है और समस्त घटना चक्र विशिष्ट व्यक्तित्व से युक्त हो जाता है। ठीक है, काव्य नाटक गत विभाव आदि तीनों का व्यापार असाधारण रूप ग्रहण कर लेता है और समस्त घटना चक्र विशिष्ट व्यक्तित्व से युक्त हो जाता है। एक मिनट के लिए होल्ड कर लेते हैं कि चलो मान लेते हैं ए सही है या गलत है, अभी ऑप्शन पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, अगर ए सही होता तो देखो ए के अनुसार एक में भी ए नहीं है। ठीक है ना, तो मतलब ए के चांस सही होने के और नहीं होने के और क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा। मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि किस प्रकार से बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व कैसे किया जाता है। बी ऑप्शन देखो कि भट्ट नायक के अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा व्यापार के उपरांत भावकत्व व्यापार के द्वारा विभाव अनुभव के कारण साधारणीकरण हो जाता है। यानी कि भावकत्व व्यापार के द्वारा विभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। तो कोई कुछ पढ़े चाहे न पढ़े, लेकिन भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार की बात तो भट्ट नायक करते हैं, ये हम जरूर पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये तो पढ़ते ही पढ़ते हैं ना हम। तो बी तो सही होने के चांस बन गए कि हाँ यार भट्ट नायक और ये तो बात हो रही है कहीं ना कहीं। तो बी तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन अभी पढ़ना पड़ेगा, अभी तो आगे है ना। देखो साधारणीकरण क्या होता है ये डिटेल में मैं बता चुका हूँ। वैसे जनरली जो टेलीग्राम पे क्लासेस लेती है वहाँ पे मैं बहुत बार बता चुका हूँ, और बिल्कुल मैं काव्य शास्त्र की क्लासेस लूंगा जल्दी ही, और ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा, अभी भी बता दूंगा, रुको। तो भट्ट नायक के अनुसार ये पंक्तियाँ बिल्कुल सही है। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण द्वारा कवि निमित्त पात्र व्यक्ति विशेष रहते हुए सामान्य प्राणी मात्र रह जाता है। ये थोड़ा सा सामान्य प्राणी मात्र रह जाता है, इसके कारण गलत हो जाएगा ये सही नहीं है, क्योंकि वो सामान्य नहीं होता है, वो भी विशेष रह जाता है। सी गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सहृदय या आश्रय तत्व धर्म के साथ तादात्म्य होता है, परिणामतः आलंबन तत्व धर्म का भी सामान्यकरण होता है। इन दोनों का नाम ही साधारणीकरण है। यह सही कथन है बिल्कुल, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आलंबन तत्व का भी धर्म का भी क्या होता है? सामान्यकरण, अर्थात साधारणीकरण हो जाता है। इसे बोलते हैं साधारणीकरण। डी सही है। और नगेंद्र के अनुसार देखो, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं ना तो नगेंद्र का मत और शुक्ल का मत तो जरूर पढ़ते हैं ना, इसलिए ये डी तो सही है। और ई सही है क्या है कि साधारणीकरण न तो आश्रय राम का होता है, न आलम्बन सीता का आता है, अपितु वो तो कवि का होता है, कवि की अनुभूति का होता है। ये भी कथन एकदम सही है। तो ई, डी और बी तीनों सही होने के कारण सही उत्तर हो जाएगा बी डी ई। ठीक है, बी डी ई हो जाएगा। देखो साधारणीकरण की विचारधारा जो है वैसे भारतीय काव्यशास्त्र में भट्ट नायक ने दी है, और साधारणीकरण कुछ भी नहीं है। यही है कि जब कोई राइटर कोई कविता लिखता है या कोई भी रचना लिखता है तो सामने वाले पाठक को या दर्शक को ऐसा लगना चाहिए कि ये तो मेरे लिए ही लिखा है, या वो इस प्रकार से तल्लीन हो जाए या उसमें लीन हो जाए उसको वो कि वो खुद को भूल बैठे। बस इसी भूलने की भाव को, उसमें रमने के भाव को ही साधारणीकरण कहते हैं। अब आप टेक्निकल परिभाषा है तो बहुत प्रकार की, जितनी हो सके उतनी ले आना। डिटेल में मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे जो रोज शाम को 7 बजे 7:30 बजे क्लास होती है उसमें बताता ही रहता हूँ, तो वहाँ पे आप सुन सकते हो। यूट्यूब पे भी जल्दी ही क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 54वां प्रश्न देखिए। 54वां प्रश्न क्या कहता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में निम्नलिखित में सत्य कथन बताने हैं। बड़ा क्वेश्चन है, डरना ही नहीं है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, मतलब आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कि भारतेंदु ने कालचक्र नामक शीर्षक से अपने इतिहास जनरल में 1873 में हिंदी नए चाल में ढली ये लिखा था। एकदम सही कथन है, बिल्कुल ये सही कथन है, इसमें डाउट नहीं करना। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में आर्य नागरी समाज संस्था का
निर्माण किया, ये गलत है। क्योंकि सबको पता है काशी नागरी समाज इसका नहीं किया था, तदीय समाज का किया था। किसका किया था? तदीय समाज का। बी गलत हो जाएगा, ए सही है। तो बी गलत हो जाएगा, तो बी वाला ये ऑप्शन हटाओ, ये भी हटाओ, खत्म बात। सी है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आनंद रघुनंदन नाटक लिखा था। सबको पता है कि नहीं, ये वाला नाटक इन्होंने नहीं लिखा था, ये तो लक्ष्मण सिंह का नाटक था। ठीक है, सी भी हटाओ, ये लो सी भी हट गया, खत्म बात। ए और डी और ई बचा, हो गया, निकल गया आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1881 में भारत मित्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाश के लिए भेजी थी। खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग किया था, डी सही है। और भारतेंदु की भाषा में लिखा है कि परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो, अपने देश की अपनी भाषा में उन्नति करो। सबको पता है ये पंक्तियां। ए, डी और ई सही हो जाएगा, इस कारण सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1। 55वां प्रश्न देखिए अगला, यानी कि 5वां प्रश्न, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का वर्णन करते हुए किन 3 कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है? अर्थात पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि भाव प्रधान कहानियां कौन सी चुनी है, और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि किन कहानियों को पहली कहानी की सूची में रखा है। ठीक है, तो सबको पता है कि शुक्ल जी ने किसी कहानी को माना हो चाहे नहीं माना हो, पर अपनी कहानी को तो पहली कहानी जरूर माना है। तो सी तो वैसे ही सही हो गया, लेकिन सी तो यहाँ चारों ऑप्शन में है, तो सी तो नहीं हो सकता उत्तर। ठीक है, दूसरा हमको पता है कि यार किशोरी लाल गोस्वामी के थोड़ा बड़े फैन थे वो, इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। पहला उपन्यास भी इन्हीं की मानने को थोड़ा सा लगे रहते हैं, मतलब कि इन्हीं का उपन्यास पहला मान लेते हैं, और पहली कहानी इन्हीं को मानने को क्या रहते हैं, वो उतारू रहते हैं। तो इंदुमती को ये पहला कहानी मानते हैं। ठीक है, पर 11 वर्ष का समय कोई पहली कहानी मानते हैं। और दुलाई वाली जो कि 1907 में आती है, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। ए, सी, ई, इन तीनों को वो मार्मिक कहानी की श्रेणी में रखते हैं, तो याद रखिएगा ए, सी, ई। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ में। ठीक है, विकल्प नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि वो रचना स्वयं अपने मूल्य को ललकारने लगती है। मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने मूल्य को ललकारने लगती है। कविता पढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है। कविता बढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है, और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। मुक्तिबोध के रचना शिल्प के बारे में यह कथन किस साहित्यकार का है? ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी नेमिचंद्र जैन, ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह, और ऑप्शन डी श्रीकांत वर्मा। देखो जितने भी बच्चे हैं ना, आप इसमें नेमिचंद्र जैन इसका उत्तर सोच रहे होंगे, जो कि एकदम ठीक बात है। लोग यही सोचेंगे कि जो अधिकतर कार्य किया है मुक्तिबोध के साथ, चीजों को ढूंढने में, संपादन में, वो नेमिचंद्र जैन ने किया है। परंतु हमारे सिलेबस में लगी हुई रचना का नाम है अंधेरे में, और अंधेरे में रचना में जिस एक और आदमी की भूमिका मिलती है, जिसका कथन मिलता है ना, उसमें श्रीकांत वर्मा का भी मिलता है। तो ये जो कथन है ना, ये श्रीकांत वर्मा का है। तो क्वेश्चन कहीं हवा से नहीं आया है, हमारे पढ़े हुए में से आया है। हमने जो मतलब हमारे सिलेबस में लगा हुआ है उसी में से, यूजीसी नेट का और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, और बड़े बड़े जितने भी एग्जाम है ना जो लेवल के होते हैं, उनका काम होता है आंखों के सामने से काजल चुराना। हमको बस उसी चीज पे काम करना है। ठीक है ना, आंखों के सामने काजल चुराना, उसी पे सामने काम करना है अपन को। स्मार्ट स्टडी करनी है, दिमाग नहीं लगाना चीजों के बारे में। ठीक है, ये प्रश्न देखिए 57वां प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से रचनाएं कौन कौन सी मिलान करनी है। ठीक है, मिलान कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है कि बेनेडिक्ट क्रोचे अभिव्यंजनावाद के जनक ही हैं, तो इनकी एस्थेटिक्स बुक है इनकी, है ना, तो ए में 3 हो जाएगा। इसमें भी है, इसमें भी है, कोई बात नहीं। मैथ्यू अर्नल्ड की बुक बतानी है। ठीक है, मैथ्यू अर्नल्ड की बुक है ना, तो मैथ्यू अर्नल्ड की बुक कौन सी हो जाएगी इसमें से? मैथ्यू अर्नल्ड की बुक हो जाएगी स्टडी ऑफ पोइट्री, ये हो जाएगा मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, ये हो जाएगा। होरेस की जो बुक है, होरेस की बुक कौन सी हो जाएगी? यानी कि ए में 3, बी में 1, ए में 3, बी में 1, ये रहा। ठीक है, ए में 3, बी में 1, तो ये लो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आइए रिचर्ड्स की हो जाएगी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, और होरेस की हो जाएगी द आर्ट ऑफ पोइट्री। ठीक है, मिलान कर लेगा इसको, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र, ये सब मेरे फेवरेट चीजें हैं। कुछ भी समझ में नहीं है मतलब बिंदास होकर कमेंट करना, आप चीजें समझा दी जाएगी आपको, है ना। उर्वशी के स्त्री पात्र बताने हैं। अब उर्वशी क्या है? उर्वशी वही जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, दिनकर की रचना है उर्वशी। कौन सा स्त्री पात्र है? ठीक है,
अब बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे यार कि निपुणी का पात्र तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का है। तो भाई ये भी तो सोचो कि बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, यहाँ उर्वशी कविता की बात की गई है, ठीक है ना। तो उर्वशी जो एक प्रकार का रचना है, ठीक है, तो उस रचना के बारे में बात की। तो ऐसा तो है ही नहीं कि उर्वशी जो है एक प्रकार से कोई काल्पनिक टाइप का हो, इसमें भी अप्सरा का वर्णन किया गया है, ठीक है, और इसके अंदर भी एक निपुणिका नाम की पात्र होती है। तब सब क्या सोचेंगे कि यार ई तो नहीं होगा, तो BCD लगा देंगे, तो यही चक्कर करके 2 लगा देंगे, पर ऐसा नहीं है। निपुणिका बाणभट्ट की आत्मकथा का भी पात्र है, ठीक है ना, परंतु वो इसका भी पात्र है। किसका पात्र है ये, इसका उर्वशी का भी, जो दिनकर ने लिखा है। तो कौन कौन से पात्र हो जाएंगे, सहजन्या, चित्रलेखा और निपुणिका। A, D और E, ये तीनों के तीनों पात्र किसके हैं, उर्वशी के हैं। उर्वशी, ठीक है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करते रचनाएं है ना, ADE। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए कि गोदान में, हाँ प्रश्न देखो कि गोदान के अनुसार वीमेंस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिवाद करने वाला पात्र कौन है, अर्थात कौन वो भाषण सुन के चली गई थी, लौट गई थी। अच्छा क्वेश्चन है ये। सरोज जो होती है, सरोज कौन होती है, सरोज होती है मालती की बहन, ठीक है ना। उनको ये भाषण थोड़ा सा पसंद नहीं आता है, थोड़ा सा इस प्रकार से, वो तो वहां से चली जाती है, ठीक है ना। तो सरोज इसका सही उत्तर होगा। अच्छा उपन्यास है, पढ़ना चाहिए, है ना, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी मैं बताता रहता हूँ और बताता रहूंगा आगे भी, ठीक है। 60वां प्रश्न देखिए, मेरा पसंदीदा प्रश्न है, उत्तराधुनिकतावाद तो बिल्कुल है ना। उत्तराधुनिकतावाद के संबंध में कौन सा कथन सही है, उपयुक्त कथन बताने हैं, ठीक है। तो ल्योतार की पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकतावाद चिंतन का आरंभ माना जाता है। हमको इतना पता है कि यार इंडिया में या फिर भारतीय साहित्य में या हिंदी साहित्य में उत्तराधुनिकतावाद की शुरुआत जो है वो 70 के दशक में हो गई थी, यानी कि 1970 के दशक में, यानी कि 1961 से लेके 1970 के बीच में। और हमको ये भी पता है कि उत्तर आधुनिकतावाद को आधुनिकतावाद की अगली कड़ी बोलते हैं। आधुनिकता को तो बोलते हैं मॉडर्निज्म, क्या बोलते हैं, मॉडर्निज्म, ठीक है, मॉडर्निज्म। जबकि उत्तर आधुनिकतावाद को बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म। और हमको ये भी पता है कि बोद्रुआ, ल्योतार, एडिसन, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनका नाम हम उत्तर आधुनिकतावाद में लेते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन तो निकटवर्ती होने के कारण सही हो जाएगा। ये निकटवर्ती इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि जिनको याद ना हो उनके लिए सही है। पहला ऑप्शन वैसे सही है, पर जिनको याद ना हो उसके लिए बोल रहा हूँ कि उत्तर आधुनिकतावाद के जो लेखक थे ल्योतार, अगर इतना भी पता है तो भी लगा देता है। उत्तर आधुनिकतावाद का एक नाम द पोस्ट मॉडर्निज्म है, अगर ये भी याद है तो भी पहला ऑप्शन लगा दिया सकता है। दूसरा ऑप्शन देखो, 19वीं शताब्दी को उत्तर आधुनिकतावाद का समय माना जाता है। ये मैंने कहा गलत हो जाएगा, क्योंकि 19वीं शताब्दी की नहीं होगी, 1970 है, मतलब 20वीं शताब्दी हो गई है, ठीक है, तो 20th सेंचुरी होगा इसका। बी गलत हो जाएगा, बी हटाओ, ये रहा बी हटाओ, ये बी भी हटाओ, खत्म बात। तीसरा और चौथे में से उत्तर होगा सी ऑप्शन है कि फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकतावाद को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। बिल्कुल सही कथन नहीं है, फ्रेडरिक जेम्सन को भूल जाओ। एक बात बताओ कि जो पूंजीवादी लोग होते हैं, जिनके पास एकदम खूब पैसे वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जो एकदम मॉडर्न लाइफ जीते हैं, वो जब रचना अगर करेंगे तो वो क्या, आपको क्या लगता है, निराला की तरह नियम का पालन करेंगे, अज्ञेय की तरह पढ़ पाएंगे वो, भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह रिसर्च कर पाएंगे, हैं, या तुलसी जैसा लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए वो क्या करते हैं, बनी बनाई प्रथा का क्या करते हैं, खंडन करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर आधुनिकतावाद में प्रत्येक चीज का खंडन किया है, अर्थात हर चीज को न की भावना से देखा है, अर्थात न मानना, विचारधारा का अंत, लेखक का अंत, ठीक है ना, लेखक की मृत्यु, भगवान को नहीं मानना, ये सब चीजें उत्तर आधुनिकतावाद की ही देन है, पोस्ट मॉडर्निज्म की देन है। अर्थात इतना ज्यादा लोग अपना मॉडर्न मानते हैं अपने आप को कि किसी चीज को पुरानी को मानते नहीं, सबको खंडित करके देखते हैं। ए सही है, बी गलत हो गया, क्यों गलत है बता दिया, सी सही है, क्यों सही है बता दिया, डी हो जाएगा कि टी.एस. इलियट की कृति द वेस्टलैंड उत्तर आधुनिकतावाद का साहित्यिक उदाहरण है। गलत है बिल्कुल, क्योंकि टी.एस. इलियट तो क्लासिकवादी लेखक थे, उत्तर आधुनिकतावाद के पचड़े में कभी नहीं पढ़े हैं, उनकी तो एक अलग ही छवि है, खूबसूरत छवि है। ई ऑप्शन देखो कि उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने लेखक के मृत्यु और विचारधारा के अंत की घोषणा की है, अभी जस्ट बताया था और आ भी गया, ठीक है। ए, सी और ई
ये इसके सही ऑप्शन होंगे। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा। अच्छा, मिलान करना है यहाँ पे, चलो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा दे रखी है, उनको क्रम से लगाना है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, सबको पता है कि पहले का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969, ठीक है। दूसरे का नाम है नीड का निर्माण फिर 1972, ठीक है। फिर है बसेरे से दूर 1976, और फिर 1985 में आ जाएगा सबसे लास्ट में 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है। याद रखिएगा, यही क्रम होगा, बहुत बार पूछा जाता है, तो उसको मिलान कर लीजिएगा, है ना। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @KEH हिंदी, ठीक है, _ लगा देना बीच में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो कि नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला का और दुष्यंत का उल्लेख मिलता है क्या। नागार्जुन की रचना है कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक पे अज रोया या तुम रोए थे, है ना। इस पंक्ति में कहीं भी कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख नहीं मिलता, गलत हो गया। शाप भरा तन प्रजातंत्र, ये काव्य पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी की है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। दोनों कथन असत्य होने के कारण सही उत्तर हो जाएगा 2, ठीक है। शाप भरा प्रजातंत्र, ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों को शीर्षकों को पहले से बात करने में लगाइए। मैं पहले भी आपसे कहता था कि प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छी तरह पी लीजिए, घोट घोट के पी लीजिए, ध्यान से पी लीजिए उनको। मैंने सबके सॉल्यूशन डिटेल में करवा रखे हैं। अब जिन्होंने देखा होगा उनको फायदा हुआ होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा उन्होंने पता नहीं कहाँ से पढ़ा है। पहले प्रश्न आ चुका है परिवार। मैं से एक बात बोलता था कि शुरू के 3-4 प्रकरण और लास्ट के 3-4 प्रकरण याद कर लो, ये याद रह जाएंगे बहुत है, क्योंकि इसके अंदर 36 के आसपास प्रकरण है ना, शायद 42 से शायद, है ना, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो अगर सबको पता होता कि अकाल में अधिक मास शुरू में आ जाता है इसके स्टार्टिंग में, ठीक है ना, तो ई से शुरू होने वाला ऑप्शन एकमात्र यही है, तो ये सही उत्तर हो जाता है EBADC, खत्म बात। थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना सीखो बेटा, है ना। अगला प्रश्न देखो, आत्मचेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है, यही चेतना भारतीय अस्मिता सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। भारतेंदु ने इसी आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया है। यह कथन किस इतिहासकार का है, ये बच्चन सिंह का कथन है ना। याद रखना, छोटे बच्चन है एक प्रकार से, वो चेतस वाली बात करता है, किसके बारे में, भारतेंदु के बारे में। 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखो, कुछ बोलियां दे रखी है, इनको मिलान करना है। राजस्थान की बोलियां ही है, ठीक है। सबको पता है यार कि जब मारवाड़ी का क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा अपने अजमेर, ठीक है। हाड़ौती का क्षेत्र हो जाएगा कोटा, ढूंढाड़ी का क्षेत्र हो जाएगा जयपुर, और मेवाती का हो जाएगा अलवर, ठीक है। राजस्थान की कुछ बोलियां दे रखी है ये, ठीक है, राजस्थानी के। सबको पता है राजस्थानी का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है, शोर से अपभ्रंश से। और हिंदी की जितनी भी बोलियां उनका कितने अपभ्रंश से विकास हुआ है, सिर्फ 3 अपभ्रंश से हुआ है, शोर से नहीं, अर्धमागधी और तीसरा मागधी अपभ्रंश, है ना। इन 3 अपभ्रंश से हिंदी की 17 या 18 बोलियां जो मानते हैं उनका विकास हुआ है। 18वीं बोली मैथिली को भाषा का दर्जा मिल गया, इसलिए उसको बोली नहीं मानते। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में सिलेबस में लगी हुई है, पूरे हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी कविता है ये। तो इसमें ऐतिहासिक पात्र कौन कौन से इसमें आए हैं, ठीक है ना। बहुत आसान प्रश्न है, जिसने पढ़ा होगा, फिर वही मैं कहूँगा स्मार्ट स्टडी। तो इसमें सबको पता है कि तिलक का वर्णन हुआ है, गांधी का वर्णन हुआ है, तोलस्ताय का भी हुआ है, बिल्कुल। तो BDE ये सही उत्तर हो जाएगा ना, BDE, तीसरा विकल्प यहाँ सही होगा, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा BDE। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, 67 वाला प्रश्न कहता है कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई है, और उसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के जो सभापति थे वो प्रेमचंद को बनाया गया था, है ना। ये में कोई डाउट नहीं है, सबको पता है कि हाँ 1936 के अंदर ही प्रगतिशील साहित्य लेखक संघ की स्थापना हुई है, ठीक है ना। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो पहला सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1936 में ही प्रकाशित अपना काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत ने युगांत रखा था, है ना। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि 1936 में ही युगांत भी छपा था क्या, बिल्कुल ये भी सही कथन है ना। तो A और R दोनों सही कथन है, बिल्कुल ये दे रखा है यहाँ पर मैंने आपको लाख बार बताया है कि R1 की सही व्याख्या है, R1 की सही व्याख्या नहीं है। ये कब लगाना होता है, जब दोनों रचनाओं का एक दूसरे से संबंध होना अगर, तो ये लगाया जाता है, अन्यथा नहीं लगाया जाता। पर इन दोनों रचनाओं का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है,
यहाँ प्रगतिशील की बात की जा रही है, जबकि सुमित्रा नंदन पंत तो छायावादी कवि में गिने जाते हैं, जबकि युगांतो इनकी रचना जो है वो छायावाद के अंतर्गत ही आती है। अभी इन्होंने एक प्रकार से देखा जाए तो प्रगतिशील या प्रगतिवाद में एंट्री सही से नहीं की है ना, तो दूसरा उत्तर सही होगा। यहाँ पे आर्य की सही व्याख्या नहीं है, याद रखना, विकल्प 2 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि अमृतसर आ गया कहानी में आए प्रसंगों को उनके कालक्रम के अनुसार जमाना है। ये मुझे सबसे निम्न कोटि का प्रश्न लगता है। इस टाइप के जब प्रश्न आते हैं बिल्कुल ये निम्न कोटि के लगते हैं वो, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न यार कविता में याद किए जा सकते हैं, कहानियों में इस प्रकार के प्रश्न कोई कैसे याद करेगा भला, ये बताओ मुझे, है ना। पर जो इसका सही उत्तर है वो है अपना दूसरा उत्तर सही हो जाएगा इसमें। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है, 2 उत्तर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 2 यानी कि सी वाला जो है ना कि काले बाबू तख्त आएगी अब जैसा हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से 2 उत्तर इसका सही है। मैं इस PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड करवा दूंगा। ये देखो बहुत बार पढ़ा है मैंने ये। शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूप काव्य हेतु के लिए ये परिभाषा किसने दी है। सबको पता है, मैंने बहुत बार बताया है कि अगर ऑप्शन देख के समझ में नहीं आए कि आंसर क्या लगाएं तो मम्मट लगा के आना। 100 में से 80 केस में मम्मटी सही उत्तर होता है। इसका भी सही उत्तर मम्मटी है, ठीक है ना। काव्य हेतु है ना, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन सब डिटेल में पढ़ा रखे हैं मैंने, ठीक है ना। अभी मैं बस इनकी टेलीग्राम चैनल पर इनकी धीरे धीरे वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा। अभी मैं थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे। कल्पना मन की कोई रहस्य पूर्ण क्रिया नहीं है। कल्पना मन की कोई रहस्य पूर्ण क्रिया नहीं है, वो मन की अन्य क्रियाओं के समान ही है। ये किस पाश्चात्य चिंतक का है। अब कल्पना का नाम आते हैं, आप दौड़ के क्रोचे के पास मत चले जाना, कोलरिज के पास मत चले जाना, ठीक है ना। कोलरिज ने दिया था ना कल्पना सिद्धांत, क्योंकि इसने क्या कहा है कोई रहस्य पूर्ण क्रिया नहीं है, ये तो बल्कि अन्य क्रिया के समान ही है। जबकि कोलरिज ने तो इसको स्पेशल माना है ना, अर्थात कोलरिज नहीं हो सकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा आईए रिचर्ड्स, है ना। आईए रिचर्ड्स का कथन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जन्म वर्ष के अनुसार इनको पहले से बात क्रम में जमाना है, ठीक है ना। इनका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा विवेक की राय 1923-24 के आसपास, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, सरदार पूर्ण सिंह 1881, कुबेरनाथ राय 1934 और रामचंद्र शुक्ल 1884, 1884। उस हिसाब से सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका। तो जैसा कि हमने देखा कि सबसे लास्ट में फिर आएगा कुबेरनाथ राय, क्योंकि कुबेरनाथ राय सबसे बाद में पैदा होते हैं। ललित निबंध कार्य, ये भी ट्रिक हो सकती है, ललित निबंध कार्य तो सबसे बाद में पैदा होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये दोनों में से एक उत्तर होगा। और हमको पता है कि सरदार पूर्ण सिंह जो है उनका जन्म शुक्ल से पहले हुआ है, तो सी वाला उत्तर ये रहा, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, देख लेना एक बार इसको, है ना। सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि आगरा बाजार जो नाटक है ना, इनमें जो कथन है इसको पहले से बात क्रम में लगाना है, बिल्कुल इसको भी लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 4। इसको आप लगा लेना बिल्कुल, है ना, क्योंकि इस पर मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं खपाना चाहता हूँ। बहुत मैं बेकार मानता हूँ ऐसे प्रश्न को, क्योंकि चीज़ें लगभग इतनी नहीं याद रखी जा सकती है बच्चों के मुकाबले में देखा जाए तो। अगर और ऐसे लगभग 10-12 प्रश्न ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट के साथ साथ घटिया लेवल के भी थे, तो मैं इनको नहीं स्वीकार करता हूँ। डी इसका उत्तर सही है, आप देख लेना इसका उत्तर है ना डी। अगला प्रश्न देखिए आप कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा की भूमिका में आदिकाल के किस कवि को हिंदी का सबसे महान कवि कहा है या सबसे बड़ा कवि कहा है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा प्रश्न तो ये बनता है कि हिंदी काव्यधारा जिसका प्रकाशन वर्ष है 1944 या 1945। पहली बात तो राहुल सांकृत्यायन जो सबसे पहला कवि माना है वो सरहपा को माना है, जो कि ऑप्शन में दे रखा है, तो आधे बच्चे तो यहीं फेल हो जाएंगे, जो कि गलत है। क्योंकि ध्यान से पढ़ो, उसने क्या कहा है, हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है। और ये मैंने जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन स्क्रीनशॉट डाल के अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रूफ भी दिया था कि इसमें जो पहला बड़ा कवि है वो साफ लिखा हुआ है, स्वयंभू के बारे में कहा है। स्वयंभू पहला बड़ा कवि है, पहला महान कवि है। रामकुमार वर्मा के अनुसार भी स्वयंभू महान कवि है पहला, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार भी। 2 विकल्प सही होगा इसका, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखो कि ब्रह्मा समाज के अनुसार कौन से कथन सही नहीं है। ब्रह्मा समाज के बारे में कौन से कथन सही नहीं है, मन को मतलब जो गलत है एक प्रकार से, है ना। तो जो सही नहीं है उसका जिक्र करना है, ठीक है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि ब्रह्मा समाज की अंतर्वस्तु मूलतः सामंतवादी और उपनिवेशवादी समर्थक है ना। यानी कि कहीं ना कहीं जो बड़े लोग हैं ना, सामंतवादी है, जो उपनिवेश को लेके चलते हैं, उनका समर्थन करती है कहीं ना कहीं, है ना। तो क्या ये सही है क्या एक प्रकार से है,
हैं, सही नहीं है पूछा है यहाँ पे, है ना, तो ये भी सही नहीं है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि उपनिवेशवाद और सामंतवाद को साथ लेकर नहीं चलती है ये, ठीक है, उनकी समर्थक नहीं है, ये भी उनकी विरोधी है। ए सही हो जाएगा क्योंकि ये कथन सही नहीं है। ब्रह्मा समाज मूर्ति पूजा, छुआछूत, जाति प्रथा और धार्मिक कटौती का विरोधी था। इसने पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, ये तो सही है, इसलिए इसको तो हटा लो, ठीक है, ये तो सही है ना, क्योंकि जो सही नहीं है उसको चयन करना है, तो बी हटा लो, बी हटाते ये हट गया। देवेंद्र ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मा समाज को सक्रिय बनाए रहने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी सही बात है, ठीक है ना, बी और सी हटा दो, बचा कौन सा, डी और ई, ठीक है, यही सही हो जाएगा, ए डी ई, दो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, है ना। ब्रह्मवासवाद पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता था, बिल्कुल ऐसा नहीं करता था, क्या मतलब ये गलत हो जाएगा क्योंकि करता था वो, ठीक है ना, इसलिए ये भी सही हो जाएगा क्योंकि गलत कथन का चयन करना है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 में हुई थी, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 1882 में नहीं हुई थी, इससे पहला ही हो गई थी वह, ठीक है ना, तो ए डी और ई सही हो जाएगा इसका, ए डी ई, क्योंकि जो गलत कथन है उसका चयन करना है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बातों को ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धूमिल की नक्सलबाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किसमें संकलित है? और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि रोटी और संसद, ठीक है, रोटी और संसद इसका नाम में संसद आ रहा है, तो ये सिर्फ संसद और सड़क में नहीं है, बाकी सब संसद और सड़क में है। क्या कहा था कि रोटी और संसद, और ये रचना आपके सिलेबस में लगी हुई है, तो जिसमें रोटी और संसद आ रहा है ये रचना ही संसद और सड़क में नहीं है, बाकी सब की सब संसद और सड़क में है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना संसद से सड़क तक, ठीक है ना, क्योंकि वो रोटी और संसद ही संसद से सड़क तक में नहीं है, बाकी सबकी सब संसद से लेकर सड़क तक वाली रचना में, कविता संग्रह में रचनाएं संकलित है। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाएं दे रखी इनको काव्य मतलब क्रम से जमाना है, ठीक है, जमाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुरुक्षेत्र का क्या हो जाएगा, कुरुक्षेत्र 1946, ठीक है। रेणुका का क्या हो जाएगा 1939, दिल्ली सबसे लास्ट में है। हुंकार का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रेणुका की हुंकार, रेणुका की हुंकार कितना है 1938, है ना, 1938 हो जाएगा ये रेणुका है ना, रेणुका की हुंकार है ना, तो ये रेणुका 35 में है, सॉरी रेणुका 35 में है, हुंकार बाद में है, रश्मि रथी 1952, ठीक है ना, तो कैसे हो जाएगा इसका, तो रेणुका की हुंकार यानी कि बी डी कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है बी डी, उसके बाद सी सबसे लास्ट में है बिल्कुल, और ए और ई में चूज करना है, तो ए और ई में सबको पता है कि ए 1946 में कुरुक्षेत्र हो गया था, 1952 में रश्मि रथी आती है, ए और ई, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का कालक्रम हो जाएगा सही, देख लेना, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा दृष्टि से जनता की चित्तवृत्ति पर प्रभाव डालने वाली किसी स्थिति का जिक्र नहीं किया है। कितना बढ़िया प्रश्न है, आपने आज तक पढ़ा होगा कि जनता की चित्तवृत्ति के नाम को ही क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं, साहित्य के इतिहास की परिभाषा पढ़ी होगी, पर आपने ये नहीं पढ़ा कि शुक्ल जी ने राजनैतिक, ठीक है ना, सामाजिक, धार्मिक, इसे सांप्रदायिक भी कह सकते हैं, इस प्रकार के अवधारणात्मक एक प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए ए बी सी तो सही है लेकिन डी गलत हो जाएगा और इसका ही जिक्र नहीं किया है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक शब्दों का अधिकतर प्रयोग अपन देखते हैं नामवर सिंह के रचनाओं में, संस्कृति और सौंदर्य वाला है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में, तो ये सांस्कृतिक शब्द का जिक्र जो है हिंदी साहित्य का इतिहास में जो अवधारणा दी है ना साहित्य के इतिहास की, जनता की चित्तवृत्ति वाली, है ना, उसमें इसका जिक्र नहीं किया गया। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक का किया था, धार्मिक तो इसमें ऑप्शन में था नहीं, लेकिन सांप्रदायिक को उससे रिप्लेस किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखो आप, प्रताप नारायण मिश्र के बारे में बताना है, सही कथन बताना है, उपयुक्त कथन कौन कौन से है ना, यानी कि गलत कथन हट नहीं छाटने, सिर्फ सही कथन छाटने हैं। कि प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1852 में हुआ है। मैंने लाखों बार बताया कि प्रताप नारायण को महाराणा प्रताप से याद रखो, जिनकी छाती 56 इंच की है, तो 1956 हो जाएगा, है ना, अर्थात पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि 1852 में नहीं हुआ था, 1856 में हुआ था इनका जन्म। ए गलत, उसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला में अच्छी गति थी, बिल्कुल थी। उन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया, बहुत बार बताया है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन 1877 में हुआ था और बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे। बालकृष्ण भट्ट, सी भी गलत हो गया, सी भी हटाओ, सी ये हट गया, ये लो बचाओ।
बी डी ई बचा, डी और ई ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, बी डी ई। दात, भो, आप, बात ये इनके निबंध है। और कली, कौतुक, भारत दुर्दशा, कली प्रभाव, गौसंकर आदि इनकी कृतियां हैं। बिल्कुल है, सही बात है। अब भारत दुर्दशा देख के ललचाना मत किया तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है क्या? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी इस नाम से एक नाटक लिखा है और प्रताप नारायण मिश्र साहब ने भी इस नाम से एक रचना की है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, एक तो बी, डी और ई। ठीक है, बी डी ई, चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका, है ना। पिता कहानी में किन दो पुस्तकों को जिंदगी में 35 वर्ष काट दिए? पिता कहानी में पिताजी ने किन दो पुस्तकों में ही जिंदगी में 35 वर्ष काट दिए? आपको पता है, सिलेबस में लगी हुई कहानी ही है भी, है ना। और सबके घर में कुछ मिले चाहे ना मिले, विष्णु पुराण नहीं मिलेगी, चांसेस कम है, मतलब, है ना। श्रीमद् भागवत पुराण चांसेस कम है, महाभारत भी चांसेस कम है, लेकिन रामायण और गीता ये तो सबके घर पे मिलती ही मिलती है ना। रामायण और गीता के चांस तो ज़्यादा होते हैं। और यही वो किताबें थी जिसको लिखते लिखते पूरी जिंदगी उन्होंने यानी कि 35 वर्ष काट दिए थे, है ना। इसी का जिक्र इस कहानी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर का प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है कि रस सिद्धांत संबंधित रस तरंगिणी ग्रंथ किसका है? रस तरंगिणी की रचयिता कौन है? देखो, रस मंजरी हो चाहे रस तरंगिणी हो, दोनों की रचना कौन है? भानुदत्त, है ना। भानुदत्त की रचना है रस तरंगिणी, रस मंजरी। ठीक है, आसान प्रश्न था, बहुत बार आया हुआ भी है, याद रखिएगा। रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ है ये, भानुदत्त के हैं, है ना। अगला प्रश्न देखिए, ईदगाह कहानी में संबंध में कौन से कथन सही है? इसका जवाब देना है इसमें कि कौन कौन से कथन जो है ईदगाह के संबंधित सही है। पहले ही बहुत बार पूछा गया इस टाइप के प्रश्न कि हामिद को अपने अब्बा जान और अम्मी जान के न होने का बहुत दुख है। सही कथन का चयन करना, ये गलत है, क्योंकि वो अपनी दादी के पास रहता था और बहुत खुश था वो, उसको कोई दुख तकलीफ नहीं थी। ए गलत हो जाएगा, इसलिए ए हटा दो। महमूद ने सिपाही खरीदा था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट नहीं है। बी सही हो जाएगा, तो बी इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, नूरे को भिश्ती पसंद आया था, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि नूरे ने वकील खरीदा था। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। बी डी ई सही हो जाएगा कि समी अपने खजरी हामिद को बदलना चाहता है, बिल्कुल। और बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये हो जाएगा, ए ई भी सही है, डी सही है और बी भी सही है। ठीक है ना, बी डी ई जो हो जाएगा इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? बी डी ई। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए जी। अगला प्रश्न देखते हैं। 81 हो गया। 82 वाला प्रश्न देखिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि, ठीक है ना, पीएचडी की जो उपाधि है कहाँ से प्रदान की है, ये उन्होंने कहाँ से ली है, इसके बारे में बताना है। आसान प्रश्न है वैसे तो, कोई ऐसा कॉमन सेंस वाला उत्तर है देखा जाए तो, अगर मतलब कॉमन सेंस तो क्या, लेकिन याद होना चाहिए देखा जाए तो, है ना। तो इसलिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? कोलंबिया विश्वविद्यालय से किया उन्होंने, है ना। कोलंबिया विश्वविद्यालय के फेवरेट छात्र हैं ये, आज भी इनकी जो मूर्ति है ना वहाँ एंट्री करते हैं, वहाँ लगी हुई है ये, है ना। कोलंबिया विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर है ये। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दे रखा है कि आमुख के अनुसार कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन पुस्तकों को सहायता प्राप्त की है? आमुख एक प्रकार से जब कामायनी शुरू करते हैं ना, वहीं पर ही कुछ लिखा हुआ है जो अपनी तरफ से लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। तो वहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कि जयशंकर प्रसाद ने जो कामायनी के पात्र लिए हैं, कहाँ से लिए, इसकी कथा का कहाँ कहाँ मिलती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद, ये गलत हो जाएगा। कठोपनिषद में नहीं मिलती, कठोपनिषद में तो नचिकेता एक कहानी मिलती है, नचिकेता। नचिकेता कौन? वही जो कुंवर नारायण की जो रचना है ना, उसका पात्र है ना, एक उसी का ही पात्र है कठोपनिषद में। ताकि शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद और ऋग्वेद, सी डी ई, ये तीनों देखो, सी डी ई, इन तीनों में मिलती है कामायनी की कथा। अर्थात कामायनी के जो पात्र है ना, मनु, ठीक है ना, श्रद्धा, किस प्रकार से विध्वंस होता है ना, एक प्रकार देवों की जाति का, तो इन तीनों का वर्णन इन तीनों से लिया है कहीं ना कहीं। जो भी आमुख के अनुसार तो कथा सृष्टि है इन तीनों रचनाओं से मिलती जुलती ली है, थोड़ी यहाँ से थोड़ी यहाँ से। तो याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद और ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखिए कि राम की शक्ति पूजा के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है पंक्तियों को। अब यार, अब मुझे ये बताना कि अब किसी को कुछ पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन इतना पता होगा कि
कि अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, और शक्ति की करो मौलिक कल्पना, है ना। तो ये बात है कि अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, ये बात तो श्री राम कर देते हैं पहले कि अन्याय जिधर है उधर है शक्ति। और उसके बाद फिर जामवंत जी कहते हैं कि राम शक्ति की करो मौलिक कल्पना। अगर भाई उधर शक्ति है तो तुम शक्ति की मौलिक कल्पना करो, यानी कि डी के बाद ए ऑप्शन आना चाहिए। तो डी के बाद ए ऑप्शन यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, यही बचता है। तो खत्म बात, यही हो गया सही उत्तर, BCE, खत्म बात। ऐसे थोड़ा सा ट्रिक से निकाला जाता है। तो बी मतलब है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, बी सही हो गया बिल्कुल। केवल जलती मिसाल उसके साथ उसकी जस्ट अगली पंक्ति हो गई, ये भी सही है सी। और ये क्या हो जाएगा, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण। जब बिंब खींचते हैं ना तो श्री राम को अपने जो दुख में पहले सीता जी याद आते हैं, सीता जी के याद आते हैं, सीता जी की आंखों में अपनी छवि याद आती है ना। बहुत विराट बिंब जो है वो निराला अपनी रचनाओं में उकेर के लाते हैं कहीं ना कहीं से। बिल्कुल बहुत शानदार रचना है राम की शक्ति पूजा, 1936 का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है ना। महाकाव्य की श्रेणी में आता है, याद रखिएगा, है ना। तो BCED ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। अच्छा, फिर से यहाँ मिलान करना है, ठीक है, मिलान कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि कल तक जो खद्दर पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते वो कांग्रेस के भक्त बन गए। राही कहानी से है ये, राही कहानी सिलेबस में लगी हुई है, ठीक है, राही कहानी की पंक्तियां ही हैं। ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों फूटते, है ना, या मेरे भाग क्यों पड़ता। यार ये तो मेरी बहुत फेवरेट कहानी है, कोसी का कटवार, उसकी पंक्तियां ही है ना। कोसी का कटवार मतलब मैं जितनी बार भी पढ़ूं मेरा मन नहीं भरता, बहुत बढ़िया कहानी है। कि किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह से लिपटे रहना, यह भी तो गलत है ना। मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया एक प्रकार से, है ना, मन में किस प्रकार से फंसा रहता है इंसान, अकेलेपन का यहाँ पर जिक्र हुआ है। परिंदे कहानी की पंक्तियां ही है। और लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे, भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना संभव है ना। ये पंक्तियां कानों में कंगना है, कानों में कंगना राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है ये, इसमें इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखो आप कि मेला अंचल के अनुसार मंगला देवी काला आजार से पीड़ित होने पर स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के घर ले जाई गई, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, ये प्रश्न भी गलत, मतलब इसमें भी ये ऑप्शन गलत है ये, ठीक है ना। और जो अगला ऑप्शन है इसमें वो है कि राजा महाराजा और सामंत स्वार्थी गुलाम बनते जा रहे हैं, प्रजा भीरू और कायर होती जा रही है। ये संवाद राम भट्ट बाण भट्ट की आत्मकथा में सुचरिता का है। तो दोनों कथन गलत होने के कारण ये दोनों कथन असत्य हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही कथन असत्य हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आप, कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषता बतानी है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बताते हैं। सबसे पहले देखो, मान लो अब घबराना ही नहीं होता ऐसे क्वेश्चन में ना, शांति से उत्तर देने होती है। ई ऑप्शन देखो, कुबेरनाथ राय ललित निबंध को एक प्राश्रित विधा मानते हैं। भाई खुद पहले तो ललित निबंधकार है वो खुद तो, और वो दूसरे पे आश्रित क्यों मानेगा ये बताओ, हैं। कुबेरनाथ राय जो ललित निबंधकारों में पढ़ते हैं, हम विद्या निवास मिश्र को पढ़ते हैं, कुबेरनाथ राय को पढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ते हैं, वो दूसरे पे आश्रित क्यों मानेगा, नहीं मानेगा ना। तो ये तो गलत हो गया, ई वाला तो, ई इसमें भी है इसमें भी है, ये तो दो ऑप्शन तो ये गलत हो गए, ठीक है। बचा कौन सा, अब डी तो दोनों में है, तो डी कन्फर्म सही है कि कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म मानते थे, मतलब बुद्धि तो लगानी ही पड़ेगी, इसमें आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना। बी भी सही है, डी और दोनों में सी भी सही है। कुबेरनाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है। मिथक मतलब पौराणिक कथाएं, है ना, मतलब भगवान से संबंधित कथाएं, देवताओं संबंधित, उसके प्रति आकर्षण है, बिल्कुल देख सकते हैं। गंधमादन के अंतर्गत इनका एक निबंध है राघव करुणो रसो, तो राम का वर्णन है उसमें, है ना। तो सी और डी तो सही है, अब ए और बी में से एक चूज करना है, कर रहते हैं, बिल्कुल आसान हो गया ना, बिल्कुल। अब ए और बी में से बस दो ही ऑप्शन बचे आपके पास। कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है, बिल्कुल काफी हद तक सही बैठ रहा है। और ललित कुबेरनाथ राय ललित निबंध को रम्य निबंध की तुलना में व्यक्ति व्यंजक निबंध समझते थे, ये ज्यादा सटीक है, ये सही है कि ललित निबंध को रम्य निबंध की तुलना में क्या समझते थे, व्यक्ति व्यंजक समझते थे। लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोक शब्दावली, ये विवेकी राय निबंध के, विवेकी राय के जो निबंध है ना उसकी विशेषता है, ये ए वाली। बी वाली ज्यादा सटीक बैठ रही है, बी सी और डी ये विशेषता सही है, तो बी सी और डी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे।
दोबारा इस वीडियो को जरूर देख लेना अगर समझ में नहीं आए तो, और कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, है ना। अगला प्रश्न देखो, आप इनको मिलान करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें जो है ना, सबसे पहले देगा टी.एस. इलियट 1888 में इनका जन्म होता है, ठीक है। रिचर्ड्स का 1892 में होता है। विलियम वर्ड्स का होता है, विलियम वर्ड्सवर्थ यानी कि 1770 में, 1772 में होता है कोलरिज का। और लॉरेंस का तो पहली तीसरी शताब्दी है ही सही। तो सबको पता है कि ई तो बहुत पहले है, मतलब सबसे पहले, है ना। तो ये देखो ई तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसके जस्ट बाद सबको पता है कि यार वर्ड्सवर्थ है, तो ई के बाद हो जाएगा अपना क्या, डी। लेकिन डी के पहले बी आ रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो ई बी डी ये हो गया, सी है। हालांकि ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए था पर हुआ नहीं है ये, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सबसे लास्ट में आना चाहिए रिचर्ड्स, आइए रिचर्ड्स, है ना। उससे पहले आएगा इलियट। इलियट का याद रखना 1888 है जन्म, ठीक है ना। रिचर्ड्स का 1892 है, ठीक है ना। रिचर्ड्स का 1892-93 याद रखना। इलियट का 1888 है। वर्ड्सवर्थ का 1870 है। लॉरेंस का पहली शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है ना। और तीसरी शताब्दी दोनों मानते हैं लोग, ठीक है ना। तीसरी शताब्दी तो ईसा पूर्व का मानते हैं, पहली शताब्दी मानते हैं, एक ही मानते हैं, पर ये तो बहुत पहले है तो कोई डाउट नहीं आएगा, है ना। तो हमेशा जब भी क्रम लगाना हो तो क्या क्रम लगाना है, सबसे पहले प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ड्सवर्थ, फिर कोलरिज, कोलरिज हो गया, फिर क्रोचे हो गया, क्रोचे हो गया, फिर अपना हो जाएगा इलियट, इलियट हो गया, फिर आएगा रिचर्ड्स। ये क्रम इतना तो याद रखो, काम बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखो 89 वाला। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में संगीत कार्यक्रम में गए थे। वो किस कार्यक्रम में गए थे, संगीत कार्यक्रम में। विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, बहुत बढ़िया निबंध है, मेरे फेवरेट निबंध में ये भी आता है, ठीक है। संगीत कार्यक्रम में गए थे। अगला प्रश्न देखो, अंजो दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि के द्वारा, अंजो दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के 22 जनवरी 1956 को हुआ था। किसने किया था इसका निर्देशन। अब यार हमने तो पढ़ा था कि अंजो दीदी का जो प्रकाशन है 1955 में हुआ था, ये 56 क्यों दे रखा है। अर्थात पहली बार प्रकाशन जो किया वो तो किया था निर्देशन सत्येंद्र शरत ने, तो ये तो सही होने से रहा। पूछ रहा है यहाँ पे 1956 मतलब दूसरी बार हुआ है, और भूमिका में साफ लिखा हुआ दिया हुआ है, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आया, भूमिका से प्रश्न आया। ये श्री राज जोशी जो है वो इसका दूसरी बार क्या करते हैं, निर्देशन करते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सब पहली, है ना, श्री राज जोशी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रेमचंद घर के अनुसार सत्य कथन का चयन करना है, बिल्कुल ये भी आसान प्रश्न है। देखते हैं कैसे आसान प्रश्न है कि प्रेमचंद का जन्म बनारस के पास में 4 मील दूर जीमनपुर गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। अब बच्चा जानता है, बचपन से पढ़ते हैं कि लमही गांव में हुआ था, लमही में। कहाँ हुआ था, लमही में। ये गलत हो गया, ये लो हटाओ इसको, ये भी हटाओ, खत्म बात। बचा कौन सा, ये 2 ऑप्शन बचे। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद में छपी, बिल्कुल सही कथन है। साहस कहानी का प्रकाशन 1924 है, ये भी सही है। फिल्म कंपनी में काम करने के लिए प्रेमचंद 1932 से पहली बार, ये पहली बार वाला गलत हो जाएगा क्योंकि वो पहले भी जा चुके थे। और प्रेमचंद कहानी की मोटेराम शास्त्री पर एक शास्त्री महाराव ने केस दायर कर दिया था, बिल्कुल सही कथन नहीं है ना। BCE 4th ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे फिर से मिलान करना है इस वाले में, ठीक है ना। तो मिलान कर क्या होगा इसका देखते हैं कि ये कुछ माएँ दे रखी है यहाँ पे ना, जो धरती धन्ना अपना उपन्यास है, इसमें कुछ माएँ दे रखी, इन माओं को अपने पुत्र के साथ मिलान करना है, ठीक है। एक बार रुको, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें सही उत्तर, जो लच्छो है, लच्छो जो है इसकी माँ का नाम है प्रीतो, लच्छो की माँ का नाम हो जाएगा प्रीतो। इसके अलावा जो जीतू है, जीतू की माँ का नाम हो जाएगा निहारी, ठीक है। इसके अलावा जो ज्ञानो है, ज्ञानो की माँ का नाम हो जाएगा अपने जस्सो, ठीक है। और दलीपा का माँ का नाम हो जाएगा हुक्मा, ठीक है। ये मिलान हो जाएगा, मिलान कर लेना इसको आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आप, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी जो है हिंदी की पहली कहानी का दर्ज दावा रखती है ये। इस कहानी के अंतर्गत, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, है ना, अपने फ़ोन की। वो यूट्यूब पे आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा ना, वो 360 पिक्सल पे कर लीजिए, 480 पे कर लीजिए, है ना। तो एक टोकरी भर मिट्टी में कहानी, जो विधवा है वो टोकरी भर मिट्टी किस लिए लाना चाहती थी, वह जो चूल्हा है ना वो बनाने के लिए, ताकि अपनी पोती को उसका खाना बना के दे सके उस चूल्हे पे, है ना। पहली कहानी का दर्जा रखती है ये, माधवराव सप्रे की कहानी है, 1901 इसका प्रकाशन वर्ष है। इंसान किस लिए जिंदा रहता है,
क्या उसे कोई बेहतर काम करने को नहीं मिला क्या? ये करिंदे कहानी में किसका पात्र है? ये मिस्टर मुखर्जी का है, ये डॉक्टर मुखर्जी का, ठीक है ना। 2 ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें दूसरा, ठीक है। अकेलेपन की कहानी है ये भी एक प्रकार से, हिंदी की नई कहानी में दावा रखती है ये भी, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। नई कहानी किसने कहा है कमेंट करो इसको, है ना, नई कहानी किसने माना है कमेंट करो। रीतिबद्ध काव्यधारा से जुड़ी पंक्तियां कौन कौन सी है? कितना बढ़िया प्रश्न है ये, अब तक का सबसे टॉप प्रश्नों में से एक ही है। मतलब सबसे पहले तो इनमें से रीतिबद्ध काव्यधारा की पंक्तियां, मतलब रीतिबद्ध की पंक्तियों से पहले पता करेंगे कि यार वो इसका कवि कौन है, और फिर कवि के बाद पता करेंगे ये रीतिबद्ध काव्यधारा का है या मुक्त का है, रीति सिद्ध का है। पहली पंक्ति देखते हैं कि भाषा ब्रजभाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई, ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड। भाषा ब्रजभाषा रुचिर कहे सुमति कोई, ये काव्य निर्णय में लिखी गई पंक्तियां, ये भिखारी दास की पंक्तियां हैं। और हमको पता है यार भिखारी दास तो रीतिबद्ध में पढ़ते हैं हम, ये तो सही हो जाएगा, मतलब ए सही हो जाएगा, तो या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है ना। अब बी ऑप्शन पढ़ते हैं, हिल मिल जाने तासो मिली के जनावे हेत, हित को न जाने ताकू हितु न बसाइए। वेरी गुड, अच्छी पंक्तियां है बिल्कुल, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा इन पंक्तियों का अर्थ? ये पंक्तियां हैं बोधा की, ठीक है ना, ये पंक्तियां हो जाएगी बोधा की। तो सबको पता है यार कि बोधा तो रीति मुक्त श्रेणी में आता है, तो बी भी नहीं होगा, तो बी हट जाएगा, बस ऑप्शन क्या हो जाएगा ACD बचेगा फिर, है ना, ACD। यानी कि ये C और D ये दोनों ऑप्शन में किसके हो जाएंगे? रीतिबद्ध काव्यधारा के हो जाएंगे। कि आंखन में अलसानी चितौनी में मंजू बिलासन को सरसाई, ठीक है ना, ये वही वाली पंक्तियां हैं, ये क्या बोलते हैं वो, है ना, आती है ना, क्या बोलते हैं वो जो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मतीराम की पंक्तियां ये है ना, आखिन में कंगन को चाल हाथ गोराई वाली पंक्तियां मुझे ध्यान नहीं आ रही, पर ये मतीराम की पंक्तियां ही है, ठीक है ना। ये पंक्तियां तो है अपने किसकी, पहली पंक्तियां तो है ये भिखारी दास की, ये पंक्तियां अपने ठाकुर की नहीं, बोधा की पंक्तियां हैं ये, ठीक है ना, बोधा की पंक्तियां, बोधा रीति मुक्त के कवि हैं। आखिन में अलसानी चितौनी, ये पंक्तियां हो जाएगी अपनी किसकी, ये पंक्तियां हो जाएगी अपने मतीराम की, ठीक है। और बेगी ही बूढ़ी गई पखिया अखिया मधु की मखिया भई मेरी, है ना, ये देव की पंक्तियां हैं ये। तो देव, मतीराम और भिखारी दास, A, C और D ये तीनों पंक्तियों के कारण ACD रीतिबद्ध हो जाएगा, ये डी हो जाएगा सही उत्तर। ताकि सो सुर सांच कहू नहीं छाड़त जो ही बजावे लिए मन बाजे, ये पंक्तियां घनानंद की हो जाएगी, है ना, घनानंद की, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि घनानंद रीति मुक्त के कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए आप कि भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन करना है। बिल्कुल कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं है। कि जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा है और व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं। बिल्कुल, अपन ने पढ़ा था कि रमणीयार्थ शब्दार्थ है काव्यम, इस टाइप से पंक्तियां हैं कि रमणीयार्थ शब्दार्थ प्रतिपादगम काव्यम, है ना, इस टाइप की पंक्तियां हमने बहुत बार पढ़ी है और मैंने बहुत बार बताई है। ये जगन्नाथ की पंक्तियां, ए सही हो जाएगा। मम्मट के अनुसार नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार वृत्ति कहलाता है। बिल्कुल, क्योंकि मम्मट ने जो रीति था, जो रीति सिद्धांत दिया है वामन ने, उसको रीति न करके वृत्ति से संबोधित किया है, ये बी भी सही हो जाएगा। दंडी के अनुसार काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं। काव्य शोभा या कर्तारो च वर्तते, और वह से वर्तते, और मैंने बहुत बार बताया कि वर्तते आने के बाद वामन हो जाएगा सही उत्तर। ये दंडी की पंक्तियां नहीं है, ये वामन की है, सी हट जाएगा, सी हटा दो, सी हटा दो, ये सी हटा दो, ये लो बच गया आंसर, ABD, खत्म बात। डी ये रहा। भट्टनायक के अनुसार ये वामन के अनुसार सादृश्य और आधारित गौणा लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। सही बात है, ACD, ABD आंसर आ गया ना, ABD, खत्म बात। ये ऑप्शन क्या है कि भट्टनायक के अनुसार विवाहवादी और स्थायी भाव के परस्पर व्यंजक रूप संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है ना। तो भट्टनायक में अनुसार व्यंग्य क्या बोल रहा है, व्यंजक और व्यंग्य गलत है, ये भावकत्व और भोजकत्व व्यापार उनके द्वारा होती है। व्यंजक और व्यंग्य की बात तो अभिनव गुप्त करते हैं, खत्म बात। आसान प्रश्न है, बस लगता कठिन है। कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो, और कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, है ना। ये पंक्तियां नंददास की है, याद रखिएगा, नंददास की पंक्तियां है, अष्टछाप के कवि है नंददास की पंक्तियां दी गई है। झूठा सच कहानी में वतन और देश और भोला पांडे की गली की औरतों के बीच अपने विचारों को प्रकट करने के लिए एक हिंदू रक्षा कमेटी आती है क्या,
इन कार्यकर्ताओं का नाम सही में कौन सा है? ईश्वर कौर और ज्ञान देवी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला। याद रखिएगा, झूठा सच उपन्यास 1958 और 1960 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है ना, यशपाल का उपन्यास है ये, बहुत शानदार उपन्यास है ये भी। असाध्य वीणा की जो क्रम जमाना है, यहाँ से फिर से ये क्रम जमाना इन पंक्तियों का कि है ना कि कौन सी पंक्तियां पहले आई है और कौन सी पंक्तियां बाद में आई है। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा बताता हूं मैं भी, है ना। देखो इसमें पूछा है कि किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ। ठीक है, चलो मान लेते हैं। और श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, और राजन पर मैं तो कलावंत हूँ, नहीं शिष्य साधक हूँ। अब जाहिर सी बात ही सी पहले आएगा इसमें, है ना। सही उत्तर इसका हो जाएगा CAEDB। ठीक है ना, CAEDB इसका सही उत्तर है, क्योंकि राजन पर मैं तो शिष्य नहीं कलावंत हूँ, नहीं शिष्य साधक हूँ। एक तो ये हो गई, ठीक है ना, विनम्रता वाली पंक्तियां। किंतु मैं ही तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ, फिर उसके बाद ये आएगी, फिर आएगा हाँ मुझे स्मरण है, बदली कोंद पत्तियों का वर्षा भरा बूंदों की पटपट, ये भी सही है। और मुझे ओंट दे ढकले छाले ओ शारण्य, ये भी सही है। और फिर सबसे लास्ट में ये आएगा कि जब काम हो जाता है वो वीणा बज जाती है, उसके बाद में ये पंक्तियां कही जाती है। तो CAEDB ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 3 यहाँ पे B आ रहा है, 2 यहाँ पे C आ रहा है, तो 3 B और 2 C, इनमें से एक आंसर होगा पक्का, ऐसा है। तो ऐसे भी थोड़ा सा दिमाग लगाया जा सकता है, एक उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए आप, थोड़ा सा क्या करता है अगला प्रश्न, कि कौन सी पत्रिका कहाँ से निकलती है। ठीक है ना, अब इसमें जो पत्रिका है कहाँ से निकलती है, ठीक है, सदा दर्श तो निकलती है अपने दिल्ली से, ये याद रखना आप। सज्जन कीर्ति सुधाकर निकलती उदयपुर से, सदाचर मार्तंड निकलती अपने जयपुर से, और आर्य दर्पण निकलती अपने शाहजहांपुर से। ठीक है, ये मिलान कर लेना आप, ध्यान रखना इनको। शोर सिने अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा कौन सी नहीं है? शोर सिने अपभ्रंश से निकलने वाली कौन सी नहीं है? जितनी भी है 18 भाषा है वो मैंने बता दिया आपको। 3 अपभ्रंश से निकलती है, शोर सैनी से, अर्धमागधी से और मागधी से। ठीक है, ये तीनों मैंने बता दी थी आपको। तो शोर सैनी से पश्चिम में हिंदी निकलती है, राजस्थानी हिंदी और गुजराती भी निकलती है। ठीक है, लेकिन पूर्वी हिंदी नहीं निकलती है, क्योंकि पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलती है। पूर्वी हिंदी की भाषा कौन कौन सी है? बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी, है ना। ABC ऐसे याद कर लो, A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पूर्वी हिंदी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। 102 नंबर का प्रश्न देखिए, यह संसार का जातीय धर्म है, जो वस्तु हमारे पास है उन्हीं हमारी बुद्धि दौड़ती है कर। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं है। किस रचना से लिया गया है? शिव मूर्ति निबंध है ना, उसके अंदर साफ पंक्तियां दी गई है। ये प्रताप नारायण मिश्र का निबंध जो है शिव मूर्ति, सिलेबस में लगा हुआ है, उसके अंदर पंक्तियां दी हुई है, ये साफ साफ है ना। इम्पोर्टेंट कथा नहीं है, बहुत बार मतलब पूछा तो नहीं गया, लेकिन सिलेबस में दिया हुआ इसलिए पूछ ही लिया। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। उसने कहा था कहानी के आधार पर सही कथन बताने हैं कि लाहौर के बम्बू काट वालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है। ठीक है ना, लाहौर के बम्बू काट वालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है, ये गलत कथन है, क्योंकि लाहौर के बम्बू काट वालों की नहीं बल्कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली तो मरहम लगाने का काम करती है। ये गलत हो जाएगा, ये लो हटाओ इसको। ठीक है, बचा कौन सा? वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था क्या? बिल्कुल था, सबको पता है कि था। और यही बाल्टी से गंदला पानी जर्मनी के बादशाह तर्पण करने लगता है, सही कथन है, बिल्कुल B सही है। C हो जाएगा अपना कि सूबेदार ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई, ये भी सही है। और लहना सिंह दिया सलाई से सिगरेट जलाकर पीने लगा, है ना, ये गलत है, क्योंकि लहना सिंह दिया सलाई तो चलाता है लेकिन सिगरेट कभी नहीं पीता है, वो D गलत हो जाएगा, E सही हो जाएगा। लहना सिंह 77 राइफल में जमादार हो गया था, बिल्कुल E सही है ना, E सही है। तो BCE सही हो जाएगा यहाँ पे, BCE मतलब तीसरा ऑप्शन है ना, ये याद रखें आप। अगला प्रश्न देखो आप, एक कहानी ये भी कि उन्हें सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन देख लेते हैं इसमें क्या क्या होगा।
एक तो है कि बेलच्छी की, देखो ये कथन देखो आप लोग, तीसरा वाला कि 1 इंच मुस्कान मूलतः राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया था, जबकि वो साफ साफ कहती है अपने भूमिका में, कहती है कि 1 इंच मुस्कान उन्होंने स्वयं ने ज्यादातर भाग उन्होंने लिखा है राजेंद्र यादव का, उन्होंने कम कम मतलब उन्होंने कम हिस्सा था। तो जाहिर सी बात है उसको पता है ना कि सी गलत है, तो वो देखो सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, बच्चा ए बी, खत्म बात। यानी कि ए बी और ई ये तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि अक्षर प्रकाशन से राजेंद्र यादव के संपादन में हंस का पहला अंक 1986 में छपा, ये सही है। आपका बंटी कड़ियों में ही लिखा गया था बिल्कुल, और धर्म युग में छपता रहा, इंपॉर्टेंट है ये। और बेलच्छी की घटना में मन्नू जी को महाभोज उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया, ये भी सही बात है ना। बेलछा की घटना ने, तो सही है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को पढ़ते रहना टाइम टू टाइम, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, मिलान करना है। यहाँ पे रचनाएं दे रखी, कौन सी विधा की रचनाएं हैं। लोकऋणी जो है, लोकऋणी उपन्यास है। जीवन परिधि जो है वो कहानी संग्रह है। चले फगुन 8 बोरे आम, ये एक प्रकार का ये निबंध है ये। और मेरे सुहृदय श्रद्धेय संस्मरण है, ठीक है ना। फिर से देख लेना, लोकऋणी उपन्यास, जीवन परिधि कहानी संग्रह है। चले फगुन 8 बोरे आम ये निबंध है। और मेरे सुहृदय श्रद्धेय संस्मरणात्मक निबंध है, ये संस्मरणात्मक रचनाएं है। अभी चारों चारों रचना किसकी है, ये विवेकी राय की रचनाएं है। ग्रामीण चेतना के निबंधकार है विवेकी राय, उन्हीं की रचनाएं चारों की चारों ये, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, कबीर की एक कविता है कि बाजन दे बाजन तरी में, बाजन तरी का अर्थ क्या है, वीणा सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। वीणा यहाँ पे बाजन तरी का सही अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आप, अमृतसर आ गया है किस स्टेशन के बाद में हिंदू सिख जो है उनकी चुप्पी गहरी हो गई थी। वजीराबाद आने के बाद में सबने चुप्पी धारण कर ली थी। किसकी कहानी है ये, अमृतसर आ गया है भीष्म साहनी की, ठीक है ना। कौन से कहानी संग्रह में सम्मिलित है ये, कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये प्रश्न देखो बहुत आसान प्रश्न है, बड़े क्वेश्चन को तो मैं बढ़िया तरीके से करवाऊंगा ताकि तुम्हारा डर भग जाए। कि भारत अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भाई ये तो सही है कि राजभाषा लिपि और लिपि देवनागरी होगी, राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, लेकिन 343 में होगी, ये मैंने 50 बार बताया आपको। तो 351 में नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा। 351 में तो प्रचार प्रसार है। ए हट जाएगा तो ये लो, ये हटा दो, ये भी हटा दो, ये लो, खत्म बात। बी डी ई और बी सी डी बचा, यानी कि बी और डी तो सही है, ये तो कन्फर्म है, बी डी तो सही है इसका मतलब। अब बचा ई और सी, इनमें से चूज करना है। ई पढ़ो अब, कि भारत के राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को 344(1) के अनुसरण में राजभाषा आयोग के गठन का आदेश दिया, बिल्कुल सही है ये। राजभाषा आयोग का गठन 344(1) के अनुसार 7 जून 1955 को ही दिया था ये। ई सही हो जाएगा, यानी कि पहला सही उत्तर हो जाएगा, खत्म बात। सी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पर पढ़ लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को जब संविधान राजभाषा संबंधी भाग स्वीकार हुआ तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजगोपालाचारी थे, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं थे, ठीक है ना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा बीसीई, बीडीई मतलब है ना, बीडीई, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो आप, बीन बिहू में तुम्हारी रागिनी बिहू, महादेवी वर्मा की है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाक्यांश नहीं है इसमें से, है ना। अखंड सुहागिनी भी हूँ, सुनहेली दामिनी भी हूँ, कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, आत्मदीप्त चांदनी नहीं है, स्मृति चांदनी है ना, स्मित चांदनी, स्मित चांदनी का प्रयोग किया है, ठीक है, याद रखिएगा, स्मित चांदनी होगी, तो दूसरा नहीं यूज किया है, ठीक है ना। बीन बिहू इनके, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आजकल ऐसा प्रश्न बहुत आता है। भवानी प्रसाद मिश्र की सतपुड़ा के घने जंगल में किस जाति का उल्लेख है, गोंड जनजाति का, है ना। तीतर वितर का भी उल्लेख है, मुर्गों का भी उल्लेख है, पढ़ लेना, अच्छी कविता है, पूछा जाता है, हर बार प्रश्न आता है इसमें से। सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा उसका देखते हैं अपन, है ना। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है ना। शुक्ल जी जब पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास तो स्टार्टिंग में इसका जिक्र कर देते हैं, शुरू के शायद कुछ पेज ही पढ़ते हैं तब इसका जिक्र हो जाता है, ठीक है ना। कुमारपाल प्रतिबोध, ये देखो इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से मिलान करना है इसको, है ना, कि कौन से पात्र, ये कौन से पात्र का कौन सा कथन सही है, ठीक है। बिल्कुल मिलान करते हैं इसका। कि धातुसेन का है कि यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था, जो बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया, है ना। कि यदि राक्षस था तो विभीषण था और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया, ये कथन है धातुसेन का, तो ए में 4 हो जाएगा एक तो।
कुमारगुप्त का कथन है कि युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये कुमारगुप्त का कथन है, ये भी सही है ना, बी में कुमारगुप्त का। स्कंदगुप्त का कथन है कि हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता गया ना, तो ये भी स्कंदगुप्त का कथन नहीं है। और पर्णगुप्त का कथन है ये वाला, राष्ट्र नीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। ठीक है ना, राष्ट्र नीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। स्कंदगुप्त नाटक के कथन नहीं है। 1928 इसका प्रकाशन वर्ष है, स्कंदगुप्त का 1928। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, मिलान करना है ये। और जिस दिन यूजीसी नेट का एग्जाम था, मैंने उसके जस्ट एक दिन पहले सारे प्रश्न करवाए थे, ये आलोचना वाले, क्योंकि उससे पहले हमने कहानी पढ़ी थी, उपन्यास पढ़े थे, निबंध, लेकिन आलोचना मैंने एक दिन पहले जानबूझ से करवाई थी ताकि ताजा ताजा याद रहे। उसमें सारे प्रश्न किए थे कि नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाएं, नया साहित्य, नए प्रश्न, श्याम सुंदर दास की रचनाएं, साहित्य लोचन, महावीर प्रसाद द्विवेदी की सुकवि संकीर्तन और नगेंद्र के विचार और अनुभूति। ठीक है, ये आसान प्रश्न था, हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न मत छोड़ा करो। क्या भूलूं क्या याद करूं के बारे में कौन सा कथन सही है, इसका बारे में बताना है, कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें सही हो जाएगा कि बच्चन की आत्मकथा पर मानतेन के आत्मचित्रण का प्रभाव है। ये उसमें भूमिका में लिखा हुआ है साफ साफ, बिल्कुल मानतेन के आत्मचित्रण का प्रभाव है, बिल्कुल सही कथन नहीं है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा के एक हिस्से का शीर्षक जीवन की आपदा में प्रस्तावित किया था, ये भी सही बात है। इसीलिए बिल्कुल उन्होंने 4 भाग लिखे हैं ना, क्या भूलूं क्या याद करूं के बाद भी और भी 3 भाग लिखे हैं। ठीक है, ये भी सही है, बी भी। श्रावस्ती बस्ती का पुराना नाम वेदों के अनुसार राजश्राव था, ये गलत हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनका परिवार मूलतः श्रावस्ती का था। ठीक है ना, ये भी गलत हो जाएगा। और बच्चन जी के जीवन और काव्य दोनों के विकास में रुबाइयत, उमर खयाम और उनके अनुवाद का विशेष योगदान है, ये सही हो जाएगा। ए बी ई यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही है, इसमें याद रखें 3। ठीक है ना, 3 इसका सही उत्तर है। क्या भूलूं क्या याद करो 1969 इसका प्रकाशन वर्ष है, 1969। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है ये, हरिवंश राय बच्चन की पहला पार्ट है ये ना। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकता के संपर्क में आते हैं, सूखी लकड़ियों के ढेर मात्र रह जाते हैं। हंटर का कथन है ये, और ये पहले सेम टू सेम यही पंक्तियां एग्जाम में आई हुई है। यूजीसी नेट के क्वेश्चन में ये पेपर ऑलरेडी आया हुआ है, मैंने इसका सॉल्यूशन भी डिटेल में करवा रखा है। सारे के सारे पेपर आपको हमारी जो ये यूट्यूब चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में जाके ढूंढ लेना, मिल जाएगा। सारे के सारे पेपर जितने भी पहले हो चुके हैं डिटेल में सॉल्यूशन करवा रखा है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है सेम टू सेम। हंटर का कथन है ये, हंटर का। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज हम जो है वो उसकी बदौलत है, किससे हमने जानलेवा जनसेवा की और लगाया है ना। तो बकरी नाटक का ये कथन है, किसके द्वारा कहा गया है, दुर्जन के द्वारा कहा गया है ये ना, दुर्जन का कथन है, ध्यान से देख लेना, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में जो लिपि सुधार समिति हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, संयोजक कौन थे, इसके काका कालेलकर है ना। प्रश्न आया हुआ है तो पहले भी बहुत बार, लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कालेलकर। अगला प्रश्न देखो आप कि तमस उपन्यास में जो हर नाम और बंतो थे वो कौन से घर में रुके थे, यानी कि घर में पनाह देने वाली स्त्री कौन थी। वो रमजान की माँ ने, रमजान की माँ जो रज्जो थी उसने इनको क्या दिया था, एक प्रकार से घर में जगह दी थी कि तुम यार बस मेरे बेटे को पता मत चलने देना, रमजान की माँ राजो ने, है ना। तमस उपन्यास 1973, 5 दिन की कथा होती है टोटल इसमें देखा जाए तो। भीष्म साहनी का उपन्यास है ये, साहित्य अकादमी मिला है इसको, है ना। अगला प्रश्न देखो कि जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष होती है, एक पहलू होती है, उसी तरह मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा है ये भी। एक टुकड़ा मतलब एक कहानी, ये भी खत्म बात। तीसरा हो जाएगा इसमें सही उत्तर। अगला हो जाएगा कि अनुकरण का आश्रय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन करना जो स्थिति, अनुभूति और व्यक्ति के शुद्ध प्राकृत रूप से उत्पन्न होता है। अनुकरण का सिद्धांत है ना। अनुकरण वाली ये पंक्तियां जो है वो याट्स की है, याट्स की। ठीक है, विकिपीडिया पढ़ेंगे तो विकिपीडिया में साफ दिया हुआ है इसके बारे में। अनुकरण का आश्रय है प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, सहानुभूति और व्यक्ति के शुद्ध प्रकृत रूप से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा याट्स। तो ये डिलीट हुआ था ये, है ना, इसीलिए, क्योंकि इसमें सही उत्तर नहीं था। अगला प्रश्न देखो, फिर से यहाँ पे मिलान करना है। तो इसका क्या हो जाएगा मिलान करने पे कि व्यवस्था किससे अपनी कहूँ जननी क्यों न बन बहु कातरा, है ना। इसको अपन मिलान करना है कि निम्नलिखित में जो ये पंक्तियां हैं ये किस किस काव्य रचना से कौन सी पंक्तियां ली गई है। ठीक है ना, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहली जो ये पंक्तियां है ना, ये पंक्तियां तो है व्यवस्था किससे अपने कहूँ प्रिय प्रवास की पंक्तियां ही है।
स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पास। ये पंक्तियां हैं प्रथम रश्मि की। और धंसो इनमें डर नहीं है, ठीक है ना, ये तो सतपुड़ा घने जंगल की है। और नींद जल का स्रोत है, छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है, शीतल पवन है, यह है उर्वशी की। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, सबको ये भी पता है कि प्रथम रश्मि का आना, रंगणी तूने पहचाना, ठीक है ना, ये पंक्तियां वगैरह पढ़ी हुई है, सिलेबस में लगा हुआ है, वैसे ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ठीक है ना। प्रथम रश्मि पंत की रचना है, ये प्रथम रश्मि है ना। उर्वशी दिनकर, प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद, और सतपुड़ा घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखो कि प्रेमचंद घर में जो जीवनी है, जो शिवरानी देवी उनकी पत्नी ने लिखी है, दूसरी पत्नी है इनकी, है ना। पहली पत्नी तो इनकी चली गई थी किसी कारणवश छोड़ के, उसके बाद वो भी नहीं आई, ये भी लेने नहीं गए, तो फिर इन्होंने विधवा से दूसरा विवाह किया था। शिवरानी देवी जो उनकी पत्नी थी दूसरी, उन्होंने एक जीवनी लिखी है प्रेमचंद के ऊपर, प्रेमचंद घर में नाम से। उसके अनुसार किन पत्रों का खर्च उठाने के लिए प्रेमचंद बंबई फिल्म में गए थे काम करने के लिए? तो जागरण और हंस का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, है ना, जागरण और हंस के लिए। दो उत्तर सही हो जाएगा इसका, दो। भारत खंडामृत और आबे हयात नामक कॉलम से हिंदी उर्दू का पत्र किसने निकाला था? ये निकाला था पंडित बंशीधर ने, है ना, पंडित बंशीधर। दो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, भारत खंडामृत और आबे हयात। मिथक, प्रतीक और बिंब के संबंध में सही कथन बताना है। देखो मैं पहले बता दूं मिथक और ये क्या चीजें होती है, देखो जाओ सेकंड, ठीक है। ऑप्शन पढ़ने से पहले, मिथक का मतलब तो होता है कि पुराने जो भी भगवान से संबंधित चीजें होती है ना, उनको लेकर लिखना। प्रतीक एक प्रकार का होता है सिंबॉलिक, सिंबल का यूज करके लिखना। जैसे मान लो मुझे नदी के बारे में लिखना है, ठीक है ना, तो मतलब जीवन के बारे में लिखना है, मेरे पर्सनल जीवन के बारे में, तो मैं नदी को प्रतीक बनाऊंगा और नदी को लिखूंगा कि नदी का जो बहाव है, ऊपर उतार चढ़ाव है, इस प्रकार से, तो अपने जीवन का उतार चढ़ाव नदी के माध्यम से बताऊंगा, ये प्रतीक हो जाएगा। और बिंब हो जाएगा एक प्रकार से कि मैं तुमको एक छवि बता रहा हूँ, मतलब मैं छवि इनडायरेक्टली बता रहा हूँ, है ना, कि जैसे कि अमानस उगलता है, पंक्तियां जो आई ना राम की शक्ति पूजा के ऊपर कि अमानस जो होता है एक प्रकार से आसमान में घरा अंधेरा है और एक प्रकार से चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, इस टाइप से मन में एक चित्र बनाना, इसे बोलते बिंब बनाना। अब प्रश्न पे ध्यान देते हैं, क्या है प्रश्न कि अरस्तु ने अपने पोएटिक ग्रंथ में मिथक का प्रयोग केवल कथानक, आख्यान मूलक रचना तथा मनगढ़ंत कथा के लिए ही किया है। एकदम सही कथन है ये भी। पोएटिक्स जो रचना है वो अरस्तु की है, इसमें इसका प्रयोग इसीलिए किया है। नगेंद्र लिखते हैं काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा होती है। सही कथन है बिल्कुल, जो मैंने अभी बताया था आपको कि बिंब क्या होता है, एक कल्पना द्वारा निर्मित एक मन की छवि होती है। प्रतीक स्वतः संभव होता है जबकि बिंबों का निर्माण सचेष्ट होता है, ये गलत है, उल्टा ही है। प्रतीक क्या होता है? प्रतीक होता है, ठीक है ना, प्रतीक क्या होता है एक प्रकार से ये प्रतीक होता है सचेष्ट, बिंबों का निर्माण तो स्वतः संभव होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, है ना। रुको एक सेकेंड, इसमें हो जाएगा अपना हाँ ए सही, बी सही, सी गलत। प्रतीक प्रतिरूप नवों का निरूपण होता है, कलाकार के भावों के संप्रेषण का माध्यम बनते हैं, बिल्कुल ये भी मैंने बताया, डी है ना। और कल्पना से प्रतीक का निर्माण होता है, प्रतीकों से बिंब का, ये गलत है, ठीक है ना। ये ए बी डी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ए बी डी, ठीक है ना। ये कल्पना से प्रतीक का निर्माण होता है, पर जबकि कल्पना से बिंब का भी निर्माण होता है, बिंब का, है ना, प्रतीकों से बिंब का नहीं होता, कल्पना से बिंब का निर्माण होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो 125वां कि जो अपने धर्म से हीन पाप में ही गड़े रहते हैं और माता पिता के हित की बात को नहीं सुनते हैं, सबसे बैर करते हैं, ऐसे जो पापी जन हैं सो महादेव रानी दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं, है ना। ये पंक्तियां है सदल मिश्र की, ये खड़ी बोली के किस आरंभिक गद्यकार की है? ये सदल मिश्र की है। ये पंक्तियां किसकी है? सदल मिश्र की। 3 उत्तर सही हो जाएगा इसमें, है ना। अगला प्रश्न देखो कि मजदूरी और निबंध कहानी, निबंध जो है मजदूरी और प्रेम निबंध है, ये सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। इसमें गुरु नानक का जो कथन आया भोले भाव मिले रघुराई, किसके संदर्भ में आया? ये किसान का जब जिक्र करते हैं तो वहाँ ये पंक्तियां मिलती है, ठीक है ना, किसान का जिक्र करते हैं, तो 1 उत्तर सही हो जाएगा इसका। बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, पढ़ना चाहिए इसको, है ना। अगला सिलेबस आ जाए फिर नए सिलेबस के अनुसार पढ़ना स्टार्ट करते हैं जल्दी। तब तक आप
जो हिंदी साहित्य का इतिहास इनको पढ़ते रहो, हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, वो कभी नहीं बदलने वाला। और कुछ कहानियां हैं जो इम्पोर्टेंट, वो तो पढ़ते रहो, है ना। कि पोंगी बनकर घूमना, इसके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। तो पोंगी शब्द का अर्थ क्या है? पोंगी मतलब बौद्ध साधु, है ना। बौद्ध साधु के लिए कहा है पोंगी बनकर घूमना, है ना। अगला प्रश्न देखो कि प्रथम प्रकाशन के अनुसार यहाँ पर इनको क्रम से जमाना है, कोई दिक्कत नहीं, जमा लेंगे। हमको पता है कि यार गणपति चंद्रगुप्त सबसे लास्ट में आता है, तो ई सबसे लास्ट में हो जाएगा। ई सबसे लास्ट में कहाँ हो जाएगा? ये रहा, निकल गया। क्योंकि राम कुमार वर्मा का ए दे रखा है, या तो राम कुमार वर्मा का 1938 में छपता है ये, और ये 1965 में छपता है। गणपति चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में छपा है। राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में छपा है। यहाँ 3 ऑप्शन लास्ट में या तो ये में है या ई में है। खत्म भाई, ई तो बचा, फिर निकल गया, खत्म। सबसे पहला कौन सा छपा है इसमें? जॉर्ज ग्रियर्सन का मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1887-88 मानता है इसको, है ना, 1887-88। फिर डी वाला आ जाएगा ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। फिर बी आ जाएगा शिवदीन सिंह चौहान का। फिर ये क्या बोलते हैं, ए, और फिर ई। ठीक है, याद रखिएगा, क्रम हो जाएगा इससे। अगला प्रश्न देखो, भारत दुर्दशा के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है, पूछ रहा है ना। इस नाटक में 5वें अंक का स्थान किताबखाना है, ये सही कथन है। नाटक में सत्यानाश फौजदार का प्रवेश दूसरे अंग में होता है, ये गलत है। अपरस 16 चून रची भोज प्रीति छुड़ाए, तो इसमें ए सही है, ठीक है ना, मान लेते ए सही है। अब ए सही है तो या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, है ना। वैसे मेरे हिसाब से 129वां भी डिलीट हुआ है क्या? ये एक बार मैं देख लेता हूँ इसको। 129 बिल्कुल डिलीट हुआ है ये, इसका कारण बताता हूँ, रुको अभी। क्योंकि इसमें 5वें अंक पर किताबखाना है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि इस नाटक का प्रकाशन वर्ष संवत 1933 है, जो किसी भी अनुसार सही नहीं बैठता है। अगर भारत दुर्दशा के अनुसार हम देखें प्रताप नारायण मिश्र का, या फिर क्या बोलते हैं, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1880 है। जबकि अगर 1933 में से 57 भी माइनस करते हैं ना, तो भी 1880 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ऐसा आंसर इसमें था नहीं एक भी, इसलिए डिलीट हो गया, ये याद रखिएगा, है ना। 129वां। 130वां प्रश्न देखो आप, अंधा युग के बारे में बताना है, सत्य कथन बताने, सही सही कथन कौन कौन से हैं। धर्मवीर भारती के अनुसार काव्य रंगमंच की दृष्टि से देखकर लिखा गया था, बिल्कुल सही कथन है ये वाला काव्य जो था वो रंगमंच को दृष्टि में देखकर लिखा गया था, ए सही है। ए सही है, तो चारों में सही है। ए तो सब में दे रखा है। ये नाटक 7 अंकों में विभाजित है, 7 अंक नहीं है, गलत है इसमें, है ना। 5 ही अंक है क्या ना, कि क्या बोलते हैं, एक कौरव नगरी थी, ठीक है ना, जहाँ पे क्या हुआ, कौरव नगरी में पशु का उदय हुआ। पशु का नाम था अश्वत्थामा, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, फिर गांधारी का साप, और उसके बाद था क्या बोलते हैं, विजय एक कर्मिक आत्महत्या। ये हो गया ना 5, तो 5 ही अंक है इसमें। इस नाटक का घटनाकाल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभात तीर्थ से कृष्ण मृत्यु तक है, सही कथन है। ए भी सही है, सी भी सही है, ठीक है। दर्शन परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है, बिल्कुल सही है। ए सी डी भी सही है। और नाटक तीसरे का अंक गांधारी का साप है, तीसरे का नाम तो अश्वत्थामा का अर्धसत्य है, तो ये गलत हो जाएगा। ए सी डी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 है ना, 4। अगला प्रश्न देखो, राम कुमार वर्मा कृत काव्य संकलन कौन कौन से हैं? अरे निकालना ही नहीं है ना, नहीं है याद, कोई बात नहीं, मत करो। सबको इतना पता है कि एकांत संगीत और सतरंगिनी, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है ये। और हरिवंश राय बच्चन की तो रचना अपन पढ़ते ही हर बार ही, सतरंगिनी, एकांत संगीत। तो ए और सी छोड़ दो ना, तो ए सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, बचा बी डी ई। ये हो जाएगा राम कुमार वर्मा का। खत्म बात। क्या चाहिए जीवन में, और ये बताओ। थोड़ा तरीका सीख जाओ बस पेपर करने का, बाकी सब आसान है। यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन में रोशनी डालता है का। और इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहानी की गुंजाइश और भी एक है ना। ये किसने कहा है? अंधेर नगरी के बारे में सत्य प्रकाश मिश्र ने कहा है ये। और ये अधिकतर जो कथन है ना सत्य प्रकाश मिश्र के अंधेर नगरी के बारे में, भारत हिंदू के बारे में मिलते ही रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। धनानंद की कविता है कि काव्य पंक्ति काहू कल पाए सु कैसे कल पाए में कौन सा अलंकार है? यहाँ कल पाए का अर्थ है कि जो दूसरों को दुख देता है उसको भी कभी चैन नहीं पड़ता है, अर्थात कल पाए और कल पाए का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, शब्द एक जैसे हैं, यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। श्लेष नहीं होगा यहाँ पे, यमक अलंकार होगा, याद रखिएगा।
ठीक है ना, गणानंद की पंक्तियां हैं वो। ये देखो जिंदगीनामा में कुछ अंश दे रखे हैं, इनको क्रम से जमाना है कि कौन सा कब आया है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, यानी कि ACE। ठीक है, क्या क्या चूज करना है इनमें से, गीत जो है वो जिस उपन्यास में आए हैं, ठीक है। तो यानी कि A, C और E ये तीनों के तीनों गीत किस में आए थे, जिंदगीनामा में। जिंदगीनामा का प्रकाशन वर्ष है 1979, 1979, ठीक है ना। साहित्य अकादमी मिला है इसको भी, याद रखिएगा। ACE मतलब कौन कौन सा, कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, और चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, और न में अरबी न में लाहौरी न में हिंदी शहर नगोरी, ठीक है। ACE ये तीनों सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, शेखर एक जीवनी में किन किन पश्चिमी विचारकों का नाम उल्लेख है। जो इसकी भूमिका है काफी बड़ी है, उसमें कुछ नाम आए हैं जैसे कोल मार्क्स, नीत्शे और देकार्त, है ना। ACE मतलब हो जाएगा अपना ACE का है क्या, नहीं क्या उसमें, कार्ल मार्क्स का नहीं है क्या इसमें, कार्ल मार्क्स तो है तो सही बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। यानी कि अच्छा इसका, अच्छा ये नहीं है, सॉरी देकार्त तो नहीं, त्रोत्स्की है ना। ACD हो जाएगा फिर, ये ACD इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा गलती हो गई, कार्ल मार्क्स, नीत्शे और त्रोत्स्की, ACD इसका सही उत्तर हो जाएगा, ACD है ना। इनका जिक्र क्या है, शेखर एक जीवनी के भाग 1 में किया है। भाग 1 का नाम है उत्थान, भाग 2 का नाम है संघर्ष, ठीक है ना। सबके अंदर 4-4 चैप्टर है इसके अंदर, ठीक है। शेखर एक जीवनी जो कि एक रात में दिखे गए विजन को सामने लाने का जो रिजल्ट था वही था, वो अज्ञेय का लिखा हुआ रचना है। अज्ञेय की लिखा उपन्यास है ये, ठीक है ना। उपन्यास है, जीवनी लिखा हुआ है सिर्फ नाम है, लेकिन उपन्यास है। ये प्रश्न देखो कि यार चंद्रगुप्त के कुल कितने दृश्य थे, चतुर्थ अंक में, है ना। देखो 11, 10, 9 और 14 ये था। पहले अंक में 11 दृश्य, दूसरे में 10, तीसरे में 9, चौथे में 14। ये लो 14, खत्म बात। अगला देखो आप, मूर्धैया में जो तुलसीराम के चाचा थे ना, मुनेश्वर और नगर, उत्तर प्रदेश के प्रचलित किस गांव में धर्म गुरु थे, वो शिव नारायण पंथ है ना। किस पंथ के थे वो धर्म गुरु, शिव नारायण पंथ के धर्म गुरु थे। मूर्धैया तुलसीराम की आत्मकथा है ये, दलित आत्मकथा है ये, 2010 इसका प्रकाशन वर्ष है। दूसरा भाग इसका मणिकर्णिका के नाम से। मूर्धैया तुलसीराम की दलित आत्मकथा है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शिव नारायण पंथ के क्या थे, उनके जो चाचा थे वो किस पंथ के धर्म गुरु थे, शिव नारायण पंथ के। अगला प्रश्न देखो आप, इस संस्कृति और सौंदर्य निबंध में आए कथन में कौन कौन से कथन सही है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, इसका भी करते हैं हल। ये रहा ऑप्शन, कि अशोक के फूल एक फूल की कहानी नहीं है, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। ये पंक्तियां इसमें आती है। ये संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो है नामवर सिंह का है, परंतु इसमें जो है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी जिक्र किया गया है, इनके निबंधों का उल्लेख किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी नामवर सिंह के गुरु थे एक प्रकार से, इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नामवर सिंह को पढ़ाया था। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। ए सही है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा है, बी भी सही है। द्विवेदी जी कहा, जहां संस्कृति का केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं, अज्ञेय त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते, ये गलत है। क्योंकि अज्ञेय संग्राहकता की बात करते हैं और द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते, ये उल्टा कर दिया इसने, है ना। तो ए सही है, बी सही है, ए सही है, बी सही है, सी गलत हो गया। और प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया, बिल्कुल सही करते हैं, डी सही है ये, ठीक है ना। यानी कि ए बी और डी सही है, ये ला दूसरा ऑप्शन हो गया, खत्म बात, ए बी डी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, कि अज्ञेय की त्रिशंकु, आत्मनेपद, अध्यतन, संवत्सर आदि पुस्तकों में उनका आलोचनापरक चिंतन देखने को मिलता है, सही कथन है। और मुक्तिबोध की कृति एक साहित्यिक डायरी धारावाहिक प्रकाशन हंस में होता है, ये गलत है। वसुधा में होता है धारावाहिक प्रकाशन, है ना। एक साहित्य की डायरी का प्रकाशन वसुधा में होता है। ए सही, आर गलत, ये लो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं 140वां, क्योंकि इसके बाद जो अगले प्रश्न है ना गद्यांश वाले, ये मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ये आसान है वैसे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो डायरेक्ट आप आंसर चेक कर लेना पीडीएफ की, ठीक है। नव जागरण तथा स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पहले से बात क्रम में जमाना है इनको। नव जागरण और स्वाधीनता आंदोलन के संबंधित जितने भी घटना है उनको पहले से बात क्रम में जमाना है इसमें, तो कोई डाउट नहीं है, जमा लेंगे इसमें। तो जो सही उत्तर हो जाएगा ना यहाँ पे,
इसमें क्या होगा ना, सबको पता है कि यार 1905 में बंग भंग होता है, तो ई सबसे लास्ट के आसपास बनेगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है, तिलक को देश निकालने की सजा देती है, तो ई के बाद डी आएगा, कन्फर्म बात। ई के बाद डी, ये रहा, यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, CBAED, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप सबसे पहले आया था, ये सी। फिर कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना ये बी में हुई थी, बी ऑप्शन। फिर प्रार्थना सभा की स्थापना ये ए हो जाएगा ऑप्शन में, और फिर ई, और फिर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प, ठीक है ना। जिस प्रकार से अपन ने इसके जितने भी क्वेश्चन थे 140 यानी कि 90 क्वेश्चन कर लिए। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का जो पेपर था उसके 90 प्रश्न कर लिए। 10 प्रश्न गद्यांश के छोड़ दिए मैंने, बिल्कुल है ना। उसके सॉल्यूशन में टिक करके दे दूंगा आपको, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम पे क्लासेस लेता हूँ मैं डेली शाम को 7:30 बजे, है ना। तो आप आ सकते हो वहाँ पर पढ़ने के लिए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो तो कमेंट कर दो आप, है ना। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर, है ना। चलो बाय बाय।